हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन चला हुआ है। आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? व्हेन number of forces acts on an object in equilibrium or there is not any force acts on an object, then the object remains in its initial state of rest or of uniform motion। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में लग रहे हो या कोई फोर्स लग ही नहीं रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जिस पोजीशन पे वो पहले था उसी पे रखेगा। यानी क्या हो सकती है, वो पहली वाली पोजीशन या तो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो एक 2 या 3 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी कि सर एफ फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा कम समझ में आया कि क्या रूल होते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो मैं दोबारा से तो टॉपिक रिपीट करूँगा नहीं, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आगे का और उसी में एफपीडी के रूल बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लगाई है एक पुल्ली। क्या लगाई है? यहाँ पे एक पुल्ली। अब ये क्या होती है, नोट कर लीजिए अपना अच्छे से। पुल्ली क्या है? ये यहाँ पे पुल्ली, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 3 kg वो यहाँ पे टाई किया गया है और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 5 kg उसको यहाँ लगाया है और इधर से स्ट्रिंग इस पे लगा दी गई है। वो कह रहा है कि ये एंगल हमारे पास थीटा है। ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। अब क्वेश्चन देखिए, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम then find theta t and normal reaction n। तो शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि मैंने एक टास्क आपको दी थी जिसमें ये कहा था कि आप इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को निकाल के या उनको ड्रॉ करके मेरे पास सेंड कर दीजिए कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। वो भी 30 और 35 स्टूडेंट्स का ही मेरे पास आया था। तो सबसे मोटी दिक्कत ये है कि बच्चे रेगुलरिटी नहीं है, या कुछ बच्चे कर भी रहे हैं। मैं देख रहा था कल 2-3 बच्चों की जो प्रॉब्लम आई वो पिछले 1.5 महीने से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और काम अगर मैं उनका चेक करूँ तो कंप्लीट है। पता नहीं क्यों वो मेरे पास सेंड नहीं कर रहे। तो उनको सेंड करना चाहिए। मैं रिकॉर्ड में लगातार उनका दिखाता जा रहा हूँ कि ये असाइनमेंट दिया, ये टास्क दी, ये भी सेंड नहीं की, ये भी सेंड नहीं की। और जब रिपोर्ट स्कूल में जाएगी तब दिक्कत हो जाएगी, तब पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप सेंड किया करो ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना होता है? ऑब्जेक्ट। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो 5 kg और एक 6 kg। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 kg को उठा लेता हूँ। तो पहला रूल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, मास, पोजीशन कोई भी हो, उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम या उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसको शो करते हैं पॉइंट से। यानी ऑब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई लेना देना नहीं। उस ऑब्जेक्ट का पहला रूल क्या है, हम उसको किससे दिखाएंगे? पॉइंट से। क्या दिखाया मैंने पॉइंट से? ये 5 kg दिखाया मैंने पॉइंट से।
क्या दिखाया मैंने पॉइंट से 5 kg, पहला रूल हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स को शो करेंगे, किसको? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स को, ना कि इस ऑब्जेक्ट ने किसके ऊपर क्या लगाया। ये हम ये पता नहीं करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने किसके ऊपर कितना फोर्स लगा, नहीं, केवल और केवल क्या ड्रॉ करने होते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम में क्या ड्रॉ करेंगे, FBD में इसके ऊपर लगने वाले फोर्स। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स देखिए, सबसे पहले नीचे की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं 5 × G। सही बात है कि नहीं? mg होता है ना, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आपके पास हो गया है mg। क्लियर? दूसरा फोर्स हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है इसके अलोंग इधर आपका, ऐसे मैं इस लाइन को पूरा कर देता हूँ, इस लाइन पे इधर कोई फोर्स लग रहा होगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ T। क्या नाम दे देता हूँ उसको मैं? T। T है ना टेंशन, इसी को बोलते हैं ना स्ट्रिंग के अंदर जो होगी। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखिए ये इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, ये लाइन होगी। अब अगला काम ये था कि ये ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ये उस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये सरफेस इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये लो, इस लाइन के परपेंडिकुलर दिखना चाहिए कि ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसके ऊपर लगने वाले फोर्स मेरे को तो मिल गए सारे, लेकिन जो 5G है इसको रिजोल्व करना पड़ेगा 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो देखिए, इस लाइन को मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ, इस लाइन को मैं आगे प्रोसीड कर दिया मैंने। क्लियर? तो इस लाइन पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये एंगल आपका थीटा था, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा। अगर आपको ज़रूरत है क्यों होगा तो आप वीडियो पीछे का देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें प्रूव करके दिखाया था कि ये थीटा ही होगा। फिर बता देता हूँ, ये कितना, ऐसे कर दूँ, ऐसे, क्लियर है? ये कितना, थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, और ये कंप्लीट कितना 90, तो ये कितना बच गया 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हुआ, ये जो एंगल है ये कितना हुआ, थीटा। तो इसी को तो मैंने थीटा दिखाया है। अब आपको पता ही है कि ये कोस कंपोनेंट किसका, 5G का, ये 5G का साइन कंपोनेंट, तो इधर क्या हो जाएगा 5G कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 5G साइन थीटा। बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए इसके ऊपर अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। गिवन था सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सारे फोर्स आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से मेरे पास आया T इज इक्वल टू, ये 5G था ना, यहाँ पे थीटा कर दिया मैंने, 5G साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है N इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, N इज इक्वल टू 5G कोस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना काम हो गया अपना कंप्लीट, यहाँ तक का काम हुआ आपका कंप्लीट। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की 3 kg वाले ऑब्जेक्ट की। तो 3 kg का क्या बना दीजिए, पहले FBD बना दीजिए। तो ये है मेरे पास 3 kg, इसका FBD, एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ, जिसको बोल लूँगा मैं 3G। एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसको मैं बोल लूँगा T। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स इसके ऊपर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, इसके ऊपर यही 2 फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होता है, वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होता है। वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे 0 होगा, वो
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे 0 होगा। कैसे होगा आप देख सकते हो, कैसे होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 कैसे होगा। देखिए इस 3 kg के ऊपर ये सरफेस लगाएगा इस साइड में n, और हमने क्या देखा है यहाँ पे, इज इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इतना ही फोर्स इस पे इधर भी लग रहा होगा, तो इधर इसका कंपोनेंट तो है 0, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगा रहा है, इससे ये हुआ कैंसिल। इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का यहाँ पे रोल है ही नहीं। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, यहाँ से इक्वेशन आई T इज इक्वल टू 3G और T इज इक्वल टू 30, T इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू आ गया आपका 30 kg, नहीं सॉरी फोर्स है, न्यूटन में आएगा। ठीक है, T इज इक्वल टू 30 न्यूटन, एक पार्ट हो गया, T आ गया। नाउ फाइंड एंड थीटा, बहुत इजी हो गया है, बहुत ही इजी अपने पास हो गया है। तो ऐसे ही सोल्व करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इन इक्वेशंस में T की वैल्यू अपने पास आ गई है, T की वैल्यू आने के पास ये आपके पास साइन थीटा बचा। चलो देख लेते हैं सोल्व करके, वैसे काम आपका है। ये T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, वहाँ से T की वैल्यू 30 यहाँ रख दोगे तो आ गया 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 10। जी मैं हमेशा 10 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 50, 30 अपॉन 50, इससे ये हुआ कैंसिल, 3/5, 3/5, 3 होता है ट्रिपलेट में इधर, क्लियर है ना, 3 4 5, तो 3/5 ये क्या बना आपका, होता क्या है इसमें, होता क्या है बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये साइड परपेंडिकुलर कब बनेगी, जब ये एंगल पता होगा। तो 3/5, तो ये एंगल तो 37 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। 2 हो गए, T हो गया, थीटा हो गया। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू कोस 37 डिग्री। किसकी वैल्यू रखनी है हमें, कोस, क्योंकि थीटा तो क्या आ गया है 37, तो कोस 37 निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 40 न्यूटन। तो सारे आ गए हैं, T आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन n है और ये न्यूटन का n है। ठीक है, इसको ऐसे लिख ही देता हूँ न्यूटन, कभी गड़बड़ मत कर देना, n से n कैंसिल मत कर देना। आगे सारे आंसर। तो ये था थर्ड टाइप। एक टाइप और बचता है आपका, है ना, एक टाइप और, वैसे सेकंड टाइप ही था, मैंने बताया था आपको 3 ही टाइप होते हैं फर्स्ट लॉ पे। तो एक टाइप और बची है, वो और देख लेते हैं। अब वो टाइप जो होती है वो है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, और उसमें आपको पता ही है सभी को, इजीली आप बता सकते हो कि कहाँ पे कितना फोर्स होगा। तो अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें 3 ब्लॉक्स हैं, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। देखिए इधर आपका ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक इधर रखा है, एक ब्लॉक इधर रखा है और एक ब्लॉक इधर रखा है। सभी का मास गिवन है, ये है 5 kg, ये है 3 kg और ये है 2 kg। इस तरह से अपने पास गिवन है, और ये कह रहा है कि ऑल फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम है, यानी सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं। देन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस ऑन 2 kg, 3 kg एंड 5 kg। भाई नॉर्मल रिएक्शन के अलावा और कोई फोर्स तो होगा नहीं, केवल और केवल क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा। तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देख लेते हैं वो क्या होगा। तो सबसे पहले
आप यहाँ पे उठा लीजिए 2 kg को, 2 kg को उठा लीजिए। 2 kg का FBD बना रहा हूँ, 2 kg का FBD बना रहा हूँ। नीचे एक फोर्स लगेगा, नीचे एक फोर्स लगेगा, कौन सा? 2G के बराबर। कितना लगेगा? 2G के बराबर। इसके ऊपर ये जो 3 kg वाला सरफेस है, ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। मान लेते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा। तो इट मीन्स ऊपर की तरफ क्या है? N1 है। तो अपने पास एक चीज़ तो आ गई, N1 इज इक्वल टू 2 × 10 यानी 20 न्यूटन। क्लियर? नाउ ड्रॉ द FBD ऑफ 3 kg। अब मैं लेके चल रहा हूँ 3 kg को, ये पॉइंट लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 kg। ये 3 kg। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, तो ये देखिए यहाँ पे जो 2 kg है ना, वो नीचे की तरफ तो लगा ही लगा रहा है। इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है? ये 2G तो लग रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, 2G लग रहा है। दूसरा इस 3 kg का एक खुद का हो गया, कितना? 3G। ऊपर केवल एक फोर्स, वो कौन लगा रहा है? ये सरफेस लगा रहा है ऊपर की तरफ, N2। तो ये अपना क्या हो गया? N2। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है N2 इज इक्वल टू 3G प्लस 2G, यानी ये आ गया है आपका 30 + 20 यानी 50 न्यूटन। उसके बाद आता है आपका इसका 5 kg का FBD बना दीजिए, 5 kg। इसके ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स, इसके ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स, ये N2 तो नीचे लगेगा, यानी 2 और 3 kg तो नीचे लगेंगे ही लगेंगे। और 2 और 3 kg दोनों किससे शो कर दिए मैंने? N2 से। तो मैं कह रहा हूँ कि N2 तो नीचे लगेगा, ये ऊपर लगाएगा, ये लगाएगा आपका N3। और साथ में ये 5 kg के ऊपर एक फोर्स और है, वो कौन सा है? नीचे की तरफ 5G और है, ये खुद का और है। क्लियर है? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? N3 इज इक्वल टू 5 × 10 प्लस N2 यानी 50, दैट इज 50 + 50 100, 50 + 50 100 न्यूटन। N3 आ गया, N2 आ गया, N1 आ गया। तो यही हमें निकालने थे, N1, N2 एंड N3। सारे फोर्सेस आपके आ गए हैं। क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट टाइप। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन जो है, प्रूफ जो है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड लॉ लिख लीजिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ का कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, फर्स्ट लॉ का नाम अब हम दोबारा नहीं लेंगे, रिवीजन में ही बात करेंगे अब उसकी। और एक चीज़ और है कि अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा 1 तारीख से, तो जो भी आपका टाइम हमें मिलेगा स्कूल की तरफ से कि इस डेट को या इस डे को, है ना, डे ही मिलते हमें, हर मंथ में 2 टेस्ट आपके होने होंगे। और जैसे बाकी हुए भी होंगे, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि सब्जेक्टिव लेंगे या ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो आपका यही चैप्टर का टेस्ट मैं लूँगा नेक्स्ट मंथ में। जो भी हमें डे मिलता है भाई, एक फर्स्ट को मिले, सेकंड को मिले, थर्ड को मिले, जो भी है उसको हम लेंगे। कोशिश करेंगे जो टेस्ट है वो मंडे या ट्यूसडे का रहे, टेस्ट है वो मंडे या ट्यूसडे का रहेगा। तो जब तक जितना भी सिलेबस मैं कवर कर दूंगा, लॉज ऑफ मोशन में जितने भी लेक्चर हो चुके होंगे वहाँ तक आपका टेस्ट होगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का जो लॉ न्यूटन ने दिया था, है ना, सारे न्यूटन ने दिए थे तीनों, तो इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं।
सिंपली सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, नोट कर लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम होता है ना, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल p से, लेकिन p होना चाहिए बिल्कुल सिंपल, डिजाइन में नहीं बना सकते हम, p बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो ये मेरे पास हो गया मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ के लिए लिखते हैं इसको ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कह रहा है कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? अप्लाइड फोर्स के ऊपर। F इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन dp/dt, ये होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर? अब इस सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? K। तो F इज इक्वल टू K dp/dt। ठीक है, इफ K इज इक्वल टू 1 देन F इज इक्वल टू dp/dt। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सपेंड करना चाहो तो आप कर सकते हो। F इज इक्वल टू D, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m एंड इट्स वेलोसिटी इज v देन इट इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mv/dt। नाउ यूज द u इंटू v मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या यूज कर लीजिए यहाँ पे? u इंटू v मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। वो क्या कहता है? वो कहता है फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, उसके बाद प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दिस इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। इसी को मोशन का रियल लॉ भी हम कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं सेकंड लॉ की जो एक्चुअल और रियल रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, वो यही है, रियल रिप्रेजेंटेशन यही है। क्लियर है? जो हर जगह पे अप्लीकेबल होगी वो इक्वेशन है ये। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो F इज इक्वल टू m में पढ़ा था, बिल्कुल ठीक था, वो भी होगा, लेकिन F इज इक्वल टू m में आया कहाँ से वो अभी मैं बता देता हूँ, और उसमें कुछ कमियां हैं वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन इस फॉर्मूला में कोई कमी नहीं है, 100% सही है, कोई मिस्टेक इसमें नहीं है, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। और वो क्या है? F इज इक्वल टू m dv/dt प्लस v dm/dt। देखिए उसके बाद कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमने तो अब तक ये तो पढ़ा नहीं, हमें तो ये पढ़ा है, या तो देखिए क्या ये आपका पढ़ा हुआ है सभी का, सेकंड लॉ ऑफ ये पढ़ा है, और उसके बाद क्या पढ़ा देते हैं? F इज इक्वल टू m में। क्लियर? ये भी आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बट दिस इज अप्लीकेबल ओनली वेयर द मास इज कॉन्स्टेंट। कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे मास कॉन्स्टेंट होगा। कब अप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। केवल कब लगेगा? जब मास आपका क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ज़्यादातर केसेस हमने जो 9th क्लास में पढ़े थे, ज़्यादातर नहीं, सारे के सारे जितने भी पढ़े थे उसमें मास कांस्टेंट रहता था, इसलिए हमने इसी एक फॉर्मूला से काम चला लिया था। ठीक है, लेकिन देखिए 11th में भी काम तो आपकी बुक इसी से चला देगी, लेकिन मैं आपको जो एक्चुअल है वो बता देता हूँ कि एक आर्टिकल आएगा आपका इसी चैप्टर में, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट के नाम से। ठीक है, तो उसमें दोनों चीज़ वेरी करती है, मास भी बदलता है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो वहाँ पे ये रूल लगेगा और वहाँ पे F इज इक्वल टू m में फेल हो जाएगा।
कैसे बदलता है वहाँ पे देखिए, रॉकेट जब उड़ता है तो उसका फ्यूल जलता है, यानी फ्यूल के अंदर मास ज़्यादा होता है, रॉकेट का खुद का कम होता है, बड़ा सा टैंक उसमें लगा होता है फ्यूल के लिए। तो जैसे जैसे वो उड़ता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी और मास घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल कम होता जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ से एक रूल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि मास ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड एंड एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। तो यहाँ से आइंस्टीन ने दोनों लॉ को फेल कर दिया था, दोनों लॉ को फेल कर दिया था। वो आइंस्टीन की इक्वेशन इसने यूज की, न्यूटन ने। तो आइंस्टीन ने इन दोनों इसको फेल कर दिया था, जिसने भी ये कहा मास और एनर्जी कांस्टेंट अलग अलग। उसने कहा था कि मास और एनर्जी सेपरेटली कंजर्व हो ही नहीं सकते। तो क्या कहा था उसने? अपनी एक इक्वेशन दी थी, बहुत ही फेमस थी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। उसने कहा था द सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व। अगर हम सम करें मास और एनर्जी का इस यूनिवर्स में, तो उनका सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। मीन्स मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में। एग्जाम्पल, चाहे किसी में कितना भी वजन क्यों ना हो, उसको अगर हम जला देंगे तो उसका मास कहाँ चला जाता है? क्योंकि उसका मास बचता है ऐसे, यानी राख जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम 2 kg 3 kg। और वो आदमी चाहे आपका 1 क्विंटल का हो, 50 kg का हो, 60 70 कितने भी मास हो उसका, लेकिन ऐस जो होती है वो कितनी बचती है? 2 और 3 kg। कहाँ गया वो मास? वो मास किस में बदल गया? आपका हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। ठीक है, किस में बदल गया? वो एक एनर्जी में बदल गया। एनर्जी कोई भी फॉर्म हो सकती है, वो किस में बदल गया? एनर्जी में। तो मास किस में बदल गया? एनर्जी में। ऐसे ही एनर्जी भी मास में बदल जाती है। तो मास और एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इस यूनिवर्स की वो एवरेज जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। चलिए, ये लो कब अप्लीकेबल है? केवल और केवल व्हेन ओनली मास इज कांस्टेंट। ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, ये फॉर्मूला से ये निकाला जा सकता है, लेकिन इससे ये नहीं निकल सकता कभी भी। कैसे निकल सकता है इससे? वो देखिए, इफ मास इज कांस्टेंट देन F इज इक्वल टू, भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, dv/dt में एज इट इज कर देता हूँ, प्लस v। अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ? F इज इक्वल टू m, dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूला से ये आ सकता है, लेकिन इससे ये नहीं आ सकता, है ना? आ तो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस इक्वेशन से ये बन गई तो इससे ये नहीं बनेगा। आज सब कुछ सकता है, लेकिन उसके लिए रूल लगेगा और एक इक्वेशन, वो भी कौन सी? रियल इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो केवल और केवल किसकी थी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। लेकिन उसमें मैंने 3 इक्वेशन और अलग से बनवाई थी और उनको कहा था दीज आर द रियल इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में शुरू में ही पढ़ा था, है ना? 3 मेथड थे, डिफरेंट ग्राफिकल मेथड, अल्टरनेट मेथड और कौन सा था? कैलकुलस मेथड। ये तीनों अलग अलग हम पढ़े थे। ठीक है, उनमें ही आपका आया था। वो 3 इक्वेशन में एक मेथड था इंटीग्रेशन मेथड, जिसमें कैलकुलस जिसको हम बोलते हैं, उसमें मैंने बताया था आपको कि 3 जो रियल इक्वेशन है मोशन की वो ये हैं। उनमें से जो बिना टाइम वाली इक्वेशन थी उससे ये डेरिवेशन हो सकता है। बताएंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी इसका कुछ है नहीं। तो एक डेरिवेशन F इज इक्वल टू ma का जो अल्टरनेट मेथड है कि मान के चलेंगे एक ऑब्जेक्ट है, इसमें रेस्ट में था, फोर्स लगाया, मोशन में आ गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए आपके पास से कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे की किसी भी टाइप के अगर रह जाए तो आप मेरे से शेयर करें। कल हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक छोटा सा डेरिवेशन विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स, ऐसे फिर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर देखेंगे आपकी बुक में क्या बच गया। आपकी बुक में कुछ आर्टिकल्स इसके बचे रह जाएंगे, फिर हम वो कवर करेंगे। तो मैक्सिमम हम ये मान के चलिए कंपटीशन लेवल के तो आपके 3 या 4 लेक्चर और होने हैं इसके लॉज ऑफ मोशन के। ये मत सोचना कि उस बुक में नहीं, सब कुछ है बुक में सब कुछ है, लेकिन वो अलग अलग पार्ट बना रखे हैं बुक के। ये पार्ट उठा के कंपटीशन कॉर्नर में डाल दो कि किसी बच्चे को केवल ये है कि मेरे को 12th करके और किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाना है, यानी वैसे
नॉर्मली, जिसमें साइंस हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या कुछ चाहते हैं कि मेरे को तो डेफिनेटली बीएससी करनी है, चलो छोड़ो इसको, कंपटीशन लेवल को साइड में कर देते हैं और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं बस। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे हम चलेंगे हर लेवल के लिए कि कोई भी चीज़ किसी भी लेवल की छूटे ना, ठीक है। तो हर लेवल के क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के यही बनते हैं, इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। और एक टेंशन नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैं ये तो नहीं कह सकता केवल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है और फर्स्ट का भी हो सकता है, लेकिन एक 100% श्योर है आपका क्वेश्चन किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ जाना जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो लेवल क्या हो, ऐसा मत कर देना कि 10th पास का लेवल और उसमें ऐसे क्वेश्चन क्या आएंगे, कहाँ से आएंगे। उन बच्चों को क्या पता कि क्या होता है ये नॉर्मल रिएक्शन, क्या होता है ये टेंशन फोर्स, उनको नहीं पता होता। 12th लेवल के जो कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, ठीक है, उनमें आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट लॉ एंड इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज का ये लास्ट वीडियो था फर्स्ट लॉ के लिए। कल हम शुरू करेंगे सेकेंड लॉ का डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।